हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनो एजुकेशन। आज के क्लास में हम मूल अधिकार के बारे में जानने वाले हैं। इसके पहले के क्लास में भाग 1 और भाग 2 जो कि राज्य के बारे में था, भाग 1, भाग 2 नागरिकता के बारे में था। अनुच्छेद 11 तक हम कंप्लीट जानकारी ले चुके थे, जिसमें NRI, NRC, OCI ये सभी चीज़ के बारे में भी हम जानकारी ले चुके थे। आज का क्लास में हम भाग 3 करने वाले हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है और फंडामेंटल राइट के बारे में होने वाला है। फंडामेंटल राइट टोटल 7 थे पहले, अभी 6 बचे हैं। एक एक करके हम सभी को जानेंगे और ठीक तरीके से देखेंगे कि कैसे कौन से फंडामेंटल राइट हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट मूल अधिकार होता क्या है? भारत देश अपने समस्त नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिसे मूल अधिकार कहते हैं। आगे देखेंगे कौन कौन से अधिकार हैं हमारे। जैसे कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में देखे थे, यदि कोई पागल हो जाता है तो वो अपने मूल अधिकार का गलत प्रयोग करने लगता है, तो ऐसी स्थिति में उसका मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो देखते हैं निलंबित कौन कर सकता है। निलंबित मतलब होता है कुछ समय के लिए मूल अधिकार को निलंबित कर देना, सस्पेंड कर देना। तो वह कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। किस मामले में? जब कोई राष्ट्र सुरक्षा का मामला हो, ऐसे ही कोई बात हो जिसमें कि हम मूल अधिकार का यदि प्रयोग करेंगे तो बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अपने मूल अधिकार पर निलंबन लगा दिया जाता है। दूसरा है प्रतिबंधित। प्रतिबंधित संसद द्वारा किया जाता है। जैसा कि हम बताएं, ऐसा काम जिसमें कि हम मूल अधिकार का गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा हमारे मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब यदि मेरे मूल अधिकार का कोई हनन कर रहा हो, मेरे मूल अधिकार का कोई गलत फ़ायदा उठा रहा हो, ऐसी स्थिति में उसका रक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा हमारे मूल अधिकार का रक्षा करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के द्वारा हमारे मूल अधिकार का रक्षा करता है। इसकी जानकारी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लिए निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। प्रतिबंधित कौन कर सकता है? संसद। रक्षक कौन है मेरा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। हम जब प्रैक्टिस क्लास लाएंगे उसमें भी हम ये क्वेश्चन लाएंगे। अब आगे देखते हैं एक एक करके अनुच्छेद 12 से 35 तक देखते हैं। आज समानता का जो अधिकार है वो कंप्लीट हो जाएगा। अनुच्छेद 12 में क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा। मूल अधिकार की परिभाषा हम क्या बताएं? कोई भी देश अपने नागरिकों को जो कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है उसे ही मूल अधिकार कहते हैं। तो यही हुआ अनुच्छेद 12 में है मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में है कि कोई हमारे मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकता। कोई का मतलब कोई ऐसा एक्ट गवर्नमेंट पारित करता है जिससे कि मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा हो, तो वह एक्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरे मूल अधिकार का हनन नहीं हो सकता। कोई भी एक्ट, जैसे कि जब संविधान बन रहा था उसके पहले भी बहुत सारे एक्ट हुए थे। जैसे कि एक पर्सनल लॉ था जो कि लगभग 1935 में आया हुआ था, अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही। 3 तलाक, इसमें 3 प्रकार के थे: तलाक़े हसन, तलाक़े अहसन और तलाक़े विद्दत। तलाक़े विद्दत में थे जो कि मुस्लिम लोग हैं, वो अपनी पत्नी को 3 बार तलाक 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 बोलेंगे और वो उसको तलाक दे देंगे। तो ये वाला जो था तलाक़े विद्दत, उसको ख़त्म कर दिया क्योंकि उससे मूल अधिकार का हनन हो रहा था। तो अनुच्छेद 13 में है कोई भी ऐसा कानून जो कि हमारे मूल अधिकार का हनन करता हो, वह कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा। और स्टेट क्या होता है? स्टेट मतलब राज्य, स्टेट गवर्नमेंट वो अलग स्टेट हैं। स्टेट उसको बोलते हैं जिसकी एक अपनी पॉलिसी होती है, अपना सब कुछ होता है। जैसे हम मान सकते हैं कि बिहार बोर्ड BSEB एक स्टेट है, उसका अपना कानून होता है, कैसे वो एग्ज़ाम लेगा, कितने साल में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 11-12 में 11 का एग्ज़ाम नहीं होता है, वो अपने मन से सिर्फ 12 का एग्ज़ाम लेता है। तो वो भी एक स्टेट है, उसका अपना एक लॉ है। वैसे ही हम देख सकते हैं जो हमारा बिजली विभाग है उसका भी अपना कुछ कानून होता है, उसका भी अपना कोई लॉ होता है। जैसे कि मीटर हम घर के बाहर ही लगाएंगे। पहले मीटर घर के अंदर लगाया जाता था, लेकिन अब वो घर के बाहर ही लगाता है मीटर। उसके बाद मीटर में जो वो चाबी होता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो इस तरह के लॉ
वो लगाते हैं, वो भी एक स्टेट है। लेकिन ऐसा कोई लॉ स्टेट के द्वारा जो बनाया गया है जिससे मेरे मूल अधिकार का हनन होगा, तो वो स्टेट का लॉ भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये होता है अल्पीकरण, इसको लगाम भी बोलते हैं कि कोई ऐसा कानून हम पास नहीं कर सकते जिससे हमारे मूल अधिकार का हनन हो। अनुच्छेद 13 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या हुआ? विधि के समक्ष सब लोग समान हैं, या वो अमीर हो या वो गरीब हो। जैसे कि आप कोर्ट में देखे होंगे, एक महिला एक मूर्ति जो होती है वो आँख में पट्टी लगाए आगे में तराजू लेके खड़ी होती है। उसका मतलब क्या हुआ? वो आँख में पट्टी इसलिए लगाई होती है कि उसके सामने सब कोई बराबर है। ये सबसे पहले AVDC द्वारा दिया गया था और यह यूके के संविधान से लाया गया है। यह यूके में प्रयोग किया गया था। दूसरा है कानून के समान संरक्षण। कानून के सामने सब समान है। यदि कोई कानून बनाया गया है तो वो अमीर हो या गरीब हो या प्रधानमंत्री हो, सबको वो कानून का पालन करना होता है। ये कहाँ से लाया गया था? ये US अमेरिका से लाया गया था। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15। विधि के समक्ष समानता यूके से लाया गया था, कानून का समान संरक्षण US से लाया गया था। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आ जाता है, जैसे कि क्लासिफिकेशन के आधार पर। क्लासिफिकेशन के आधार पर जैसे कि अभी तक कोई महिला को फांसी नहीं लगा था, लेकिन अब की बार एक संगम महिला थी, उसका एक अपना केस आया था जिसके कारण उसको फांसी लगी। वैसे ही डिफरेंस किस में हो जाता है? बच्चे और बड़े में। बच्चे का जो अपराध होता है वो थोड़ा कम होता है, बड़े का जो अपराध होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ट्रेन में भी देखे होंगे बच्चे का टिकट आधा लगता है। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन डिफरेंस हो जाता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल में यह कानून फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यदि कोई हम राष्ट्रपति को सज़ा दे रहे हैं कोई केस में, तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 71 के तहत पावर होता है, शक्ति होती है कि वो अपने सज़ा को माफ़ कर सके जब तक वो अपने पद पर है। राज्यपाल को भी आर्टिकल 162 के तहत उसको पावर होता है कि वो अपने सज़ा को समाप्त कर सके। तो क्या फ़ायदा यदि उसको हम कुछ सज़ा दे रहे हैं तो और वो अपने सज़ा को समाप्त कर देगा। तो इसलिए अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण, इसमें कुछ एक्सेप्शन में राष्ट्रपति, राज्यपाल और कुछ क्लासिफिकेशन में आ जाता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में है जाति, धर्म, लिंग एवं स्थान, इस सभी के मैटर में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते। कौन जाति का है, कोई कौन सा धर्म का है, कौन से लिंग का है, कहाँ उसका जन्म स्थान है, इसको देखकर हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। पहले ये चीज़ बहुत देखने को मिलता था, जाति, धर्म, लिंग, स्थान, ये सभी चीज़ बहुत देखने को मिलता था। लेकिन जब से संविधान बना है, संविधान अनुच्छेद 15 में यह मेंशन किया हुआ है कि जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ? जैसे कि आरक्षण। आरक्षण में आप लोग देखे होंगे कि SC ST जो है, OBC जो है, उसको कुछ % का छूट मिल जाता है। तो आरक्षण ज़रूरी भी है। ये जब आप आरक्षण पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा आरक्षण बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति को आरक्षण मिलता है वो आरक्षण के सपोर्ट में रहता है। जिसको आरक्षण नहीं मिलता है उसमें 75% ऐसे लोग होते हैं जो कि आरक्षण के सपोर्ट में नहीं रहते हैं। उसको लगता है कि आरक्षण बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन आरक्षण अच्छा चीज़ है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। आरक्षण ज़रूरी भी है क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले बहुत सारे ऐसे जाति थे जिसको बहुत तरपाया गया था, जिसको निचले स्तर में रखा गया था। यदि अभी हम उसको थोड़ा सा अपर लेवल पर नहीं ले जाएंगे तो फिर समानता कैसे आएगी? इसके लिए आरक्षण देकर उसको समान लेवल पर लाया जा रहा है। तो आरक्षण ज़रूरी है। जब आरक्षण टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो उसको और कंप्लीट हम डिटेल्स में बताएंगे। तो अनुच्छेद 15 में क्या है? जाति, धर्म, लिंग एवं स्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जिसमें एक्सेप्शन आ जाता है हैवी रिस्क आर्मी। आर्मी में आरक्षण नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर हैवी रिस्क होता है, इसीलिए वहाँ पर आरक्षण नहीं दिया जाता है। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में समानता।
लोक नियोजन में समानता का मतलब सभी को समान अवसर दिया जाएगा। यदि कोई जॉब निकल रहा है, कोई वैकेंसी निकल रही है, तो सरकार सबको समान अवसर देगी। इसी को अवसर की समता भी बोलते हैं। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसमें भी अलाउ है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या, आप देखे होंगे कि जॉब तो वैकेंसी तो निकलती है, लेकिन ओबीसी के लिए अलग कैटेगरी में आ जाता है, जनरल अलग कैटेगरी में आ जाता है, सबका वैकेंसी सीट फिक्स होता है। यहाँ तक कि जो फीस होता है मनी पे करने का, वो भी फिक्स होता है। जैसे कि SC ST को सिर्फ 100 पे करना है और जनरल वाले को 700 पे करना है, तो ये भी उसका फिक्स होता है। भाषा, लिंग, स्थान, जाति के आधार पर इसमें भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, लेकिन धर्म के आधार पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। लोक नियोजन में समानता और अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है, आप इसको समझ गए। अगला है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का अंत। पहले ऐसा बहुत होता था जिसमें कि छुआछूत देखा जाता था। आज़ादी से पहले जो निचले व्यक्ति होता था, उसको अपर लेवल के व्यक्ति के साथ नहीं बैठाया जाता था। जैसे कि आप भीमराव अम्बेडकर का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब वो पढ़ने के लिए जाते थे तो उसको बाहर बैठना पड़ता था। उसमें भी एक छुआछूती जाति का बहुत बड़ा भेदभाव था। इसी के कारण अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत हो गया है। यदि कोई भी व्यक्ति अभी के समय में आपसे छुआछूत कर रहा है तो आप उस पर केस कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 17 द्वारा पूर्ण अधिकार दिया गया है। जाति, धर्म, लिंग एवं स्थान किसी भी आधार पर हम छुआछूत नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी कुछ केस में ग्रामीण में छुआछूत देखा जाता है। शहर में अब बहुत कम देखने को ये चीज़ मिलता है। अगला है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में है उपाधि का अंत। आप कोई भी ऐसी उपाधि नहीं रख सकते जिससे कि आपको समाज से कोई बड़ा उच्च पद मिल रहा हो। जैसे कि पहले बहुत होता था, सर लगा दिया जाता था, राय बहादुर, नाइटहुड, यह प्रकार का बहुत सारा उपाधि होता था जो कि आदमी के नाम के पहले लगाया जाता था। लेकिन 3 तरह के क्षेत्र में हम उपाधि रख सकते हैं: शिक्षा, सेना, पुलिस। जैसे शिक्षा में आप देखेंगे होता है कोई प्रिंसिपल, HOD, बहुत प्रकार के होते हैं पद। वैसे ही सेना में होते हैं ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, मेजर। पुलिस में भी होते हैं हवलदार होते हैं, दरोगा होते हैं, ASP होते हैं, DSP होते हैं। इस तरह का पद सेना, शिक्षा और पुलिस में मान्य है। अगला है विदेशी उपाधि। जो कोई आप उपाधि विदेश से ग्रहण करके आए हैं तो उसको आप राष्ट्रपति के आदेश पर रख सकते हैं, ऐसे उसको भी मान्य नहीं है। तो अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधि का अंत। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, इसमें भी समानता को बोल रहा है। अनुच्छेद 15 में है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इसमें भी समान हो रहा है। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत, इसमें भी लगभग आदमी को समान दृष्टि में देखा जा रहा है। अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत। तो अनुच्छेद 14 से 18 टोटल समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 इसको समानता का अधिकार बोला जाता है। आगे हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। इसके आगे और बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो कि अगले क्लास में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ क्लियर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।